हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा होता कैसे है, अस्थमा के लक्षण क्या है और अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो है अस्थमा। तो अस्थमा की डेफिनेशन की बात करती हूँ मैं। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक लंग्स डिसीज़ डेट इन्फ्लेम एंड नैरो। मतलब जो अस्थमा क्या है, एक तो क्रोनिक है। अक्यूट मतलब एक बार बीमारी हुई, मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए। लेकिन क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है लंग्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जो इन्फ्लाम नैरो द एयरवे कैरेक्टराइज बाय वीजिंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब अस्थमा के अंदर जो ब्रोंकियल है, ब्रोंकियल ट्यूब या एयरवे, सांस की नली, उसके अंदर इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण जो ब्रोंकियस ट्यूब रहती है ये इस तरीके से रहती है। लेकिन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के कारण ये क्या हो जाती है, नैरोइंग, मतलब छोटी हो जाती है। तो छोटी होने के कारण जो सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि न तो ऑक्सीजन ढंग से बॉडी के अंदर लंग्स को पहुंच पाती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर अच्छे से निकल पाती है। तो इसके कारण पेशेंट को क्या होता है, डिज़निया। डिज़निया मीन्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं इसके कारण, किस किस कारण से अस्थमा होता है। पहला, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से, मतलब कोई ऐसे जहाँ धूल मिट्टी का काम हो रहा है वहाँ पे लंबे समय तक रहना, या वहाँ पे काम करना, छोटी झोपड़पट्टी या फिर क्राउडी एरिया के अंदर रहना, या फिर ठंडे मौसम में। जैसे अस्थमा वाले पेशेंट को दमा की जो शिकायत होती है, अस्थमा को हिंदी में ही बोलते हैं दमा, तो उनको जो दमा की शिकायत होती है अधिकतर कब होती है, ठंड के मौसम में हो रहा है। मतलब कोल्ड हुआ, एंटीबायोटिक लिए, ठीक हो गया, नेक्स्ट डे वापस कोल्ड हो गया, तो लंबे समय तक कोल्ड रहना भी किस में कन्वर्ट जाएगा, अस्थमा के अंदर। स्ट्रेस, अगर किसी को स्ट्रेस लेवल हो, मतलब तनाव हो, तनाव किसी भी कारण हो सकता है, फैमिली इशू के कारण या फिर आपके ऑक्यूपेशनल के कारण, किसी भी कारण अगर आपका स्ट्रेस यानी तनाव जो इंक्रीज़ होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, अस्थमा। सच एस मेडिसिन, जो लोग एस्प्रिन की दवाई लेते हैं, अगर किसी के ब्लॉकेज है, अगर वो कंटिन्यू एस्प्रिन की दवाई ले रहा है, तो एस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो सांस की नली है उसको क्या कर देती है, नैरोइंग कर देती है। नैरोइंग करने से क्या होता है, सांस लेने में पर्सन को क्या होगी, दिक्कत आएगी। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के डिसीज़ जो लेते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो जाएगा, अस्थमा। स्मोकिंग, अगर क्या होता है, जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो वो क्या होते हैं, जिस बीड़ी पीने के कारण जो उनकी जो सांस है, एयरवे है, जो सांस की नली है, ब्रोंकियल जो ट्यूब होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो धीरे धीरे इन्फेक्शन किस में बदल जाता है, इन्फ्लामेशन में। तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, जो सांस की नली होती है वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाती है और सांस अच्छे से नहीं आ पाती। ऑक्यूपेशनल, जो माइल्स की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई प्रदूषण इलाके में काम कर रहे हैं, उनको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या फिर कॉटन रिफॉर्मिंग, कॉटन रिफॉर्मिंग मतलब जो कॉटन का काम करता है, जैसे कोई रजाई या पिलो वगैरह बनाते हैं, तो कॉटन ही इंसर्ट की जाती है पिलो के अंदर। तो पिलो के जो छोटे छोटे पोलन रहते हैं वो रेस्पिरेटरी के थ्रू, मतलब आपके नोज़ के थ्रू ट्रेकिया से क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर इंसर्ट हो जाता है और वहाँ पे क्या करने लग जाता है, इन्फेक्शन कोज करने लग जाता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। अगर किसी पर्सन को अस्थमा हो गया है तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ मैं डिज़निया। डिज़निया का मतलब है पर्सन को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। साइनोसिस, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर ब्लड कैपिलरी के पास प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट नीला पड़ने लग जाएगा। चेस्ट टाइटनिंग, चेस्ट सीना क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा। व्हीजिंग साउंड, जब पर्सन सांस लेगा तो सांस के साथ में क्या हो जाएगी, एक अबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। कफिंग, खांसी रहेगी पर्सन को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का मतलब अभी डीप सांस लेगा मुंह खोल के, फिर 2 मिनट रुक जाएगा, फिर मुंह खोल के सांस लेगा, तो मतलब शॉर्ट करके वो ब्रीथिंग लेगा। वीकनेस, कमजोरी रहेगी पर्सन को। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब पर्सन को भूख नहीं लगना। अब बात करते हैं हम इसके
पैथोफिजियोलॉजी की। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसके जो ब्रोंकियल ट्यूब कैसी रहेगी, तो नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो कार्टिलेज रहेगी वो नॉर्मल रहेगी और जो स्मूथ मसल्स है वो क्या रहेंगे, रिलैक्स पोजीशन के अंदर रहेंगे और जो एयरवे की वो रहेगा नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल एयरवे के कारण क्या होगा, आराम से ऑक्सीजन क्या होगी शरीर के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती सांस लेने में। लेकिन अस्थमेटिक पर्सन, जो पेशेंट अस्थमा से ग्रसित है, उसका अब जो ब्रोंकियल ट्यूब रहेगी वो क्या रहेगी, कार्टिलेज नॉर्मल रहेगा, स्मूथ मसल्स नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो अब ये एयरवे है वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो म्यूकस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके कारण क्या होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब जो ऑक्सीजन है वो अच्छे मात्रा में क्या होगी, बॉडी के अंदर आ नहीं पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल नहीं पाएगी, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्योंकि जो ब्रोंकियल ट्यूब रहती है वो क्या हो गई इस कंडीशन में, नैरोइंग, मतलब सिकुड़ गई। अब बात करते हैं सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। अगर मान लो अस्थमा वाला पेशेंट है, अगर किसी एलर्जी के संपर्क में आ गया, ठीक है, मान लो धूल मिट्टी के संपर्क में आ गया या फिर किसी डस्ट के संपर्क में आ गया या फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसके जो स्मोकिंग की जो वो रहती है धूल, वो उसके रेस्पिरेटरी के थ्रू उसके लंग्स तक पहुंच गई, तो उसके कारण पेशेंट का जो ब्रोंकाई रहता है, जो स्मूथ मसल्स, नॉर्मल पर्सन के अंदर रिलैक्स रहती है स्मूथ मसल्स, लेकिन अस्थमेटिक के अंदर जो सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, उसमें क्या हो जाएगी, स्मूथ मसल जो रह जाएगी कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगी, मतलब सिकुड़ने लग जाएगी, ठीक है। और इन्फ्लामेशन किसका हो जाएगा, एयरवे में के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और म्यूकस का सीक्रेशन होने लग जाएगा। अब म्यूकस का सीक्रेशन होने लग जाएगा तो उस सीक्रेशन के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लंग्स तक और ब्लड कैपिलरी तक नहीं पहुंच पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया मीन्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, पर्सन को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं अस्थमा पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे अस्थमा का इलाज किया जा सकता है। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले एंटीहिस्टामिन देंगे। एंटीहिस्टामिन मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए क्या देंगे, अमीनोफाइलिन। अमीनोफाइलिन क्या करता है, तो पेशेंट को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, किसके कारण, ड्यू टू एलर्जी के कारण। तो अमीनोफाइलिन की ड्रिप अगर पेशेंट को लगाते हैं तो पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अमीनोफाइलिन एक इंजेक्शन आता है जिसको क्या करते हैं, ड्रिप के अंदर लगाया जाता है और ड्रिप के अंदर लगाने के बाद में 24 आवर्स के लिए उसको दिया जाता है, मतलब पेटेंसी के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर हाइड्रोकॉर्टिजोन इंजेक्शन लगाएंगे जो 100 mg का भी आता है और 200 mg का भी आता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका mg बढ़ाते हैं। बीटामेथोजोन देंगे पेशेंट को। अब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो निम्बलाइजेशन करेंगे। तो निम्बलाइजेशन के अंदर पेशेंट को अस्थेलिन रेसिप्यूल डाल के निम्बलाइजेशन किया जाता है। अब पेशेंट को इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण ही इन्फ्लामेशन आया, तो इन्फेक्शन को कब सबसे पहले ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए इन्फेक्शन को कम करने के लिए अमीकासिन देंगे, जेंटामाइसिन देंगे, सेफ्ट्रिजोन देंगे और O2 थेरेपी देंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, पेशेंट की स्थिति देखोगे, पेशेंट की कंडीशन क्या है, टाइम टू टाइम उसको वाइटल साइंस चेक करोगे। वाइटल साइंस के अंदर बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आप चेक करोगे। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, SpO2 चेक करोगे। पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए से आप क्या करोगे, पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को चेक करोगे, ठीक है। या फिर आप इसके पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन दोगे। सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका जो एयरवे रहेगा वो क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। सेकंड, आप टाइम टू टाइम उसको निम्बलाइजेशन करवाओगे, पेशेंट को सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट ही प्रोवाइड करोगे। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो क्या क्या ऐसे जांच करवाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि पेशेंट को अस्थमा है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन।
हिस्ट्री कलेक्शन में आप उससे पूछोगे कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है, मतलब घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, फादर या मदर को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर वो कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर उसका ऑक्यूपेशनल है, तो वो आप चेक करोगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप उसका हेड टू फुट एग्जामिनेशन करोगे कि कहीं साइनोसिस तो नहीं हो रहा, कि कहीं शरीर में कहीं नीलापन तो नहीं पड़ रहा, वो आप चेक करोगे। एक्सरे चेक करो, एक्सरे करवाओगे, पेशेंट का एक्सरे चेक करोगे। ब्रोंकोस्कोपी में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रोंकस को मतलब क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के जरिए क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्रोंकाइल को क्या करते हैं, देख सकते हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाओगे, ABG करवाओगे, आर्टीरियल ब्लड गैस, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। अगर अबनॉर्मल आती है तो यहाँ फाइंडिंग आ जाएगी। SpO2, बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन का लेवल है, तो उसके क्या करते हैं, SpO2 चेक करते हैं किसकी सहायता से, पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से। अब बात करते हैं कि अगर किसी को अस्थमा हो गया है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर कम होना, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और पेशेंट नीला पड़ेगा। रेस्पिरेटरी फेलियर, अब जब ये ब्रोंकियल ट्यूब है ये नैरोइंग हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, तो गैस का आदान प्रदान अच्छे से होगा ही नहीं, तो जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब सांस लेने में दिक्कत। निमोथोरैक्स, जो लंग्स रहता है, तो लंग्स की जो थोरेक्स कैविटी रहती है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं निमोथोरैक्स। और अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं हुआ तो पेशेंट क्या हो जाएगी, डेथ। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।